जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को, और ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इस क्लास को आप लोग बिल्कुल मत मिस करिएगा। आप सभी के डिमांड पर दोस्तों ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। जो भी साथी यूपी से बीएड करने जा रहे हैं उनको पता होगा, अगर आपने जो है यूपी बीएड का सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो भी छात्र आर्ट ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं यानी जिन्होंने बीए किया है, सब्जेक्ट से उनके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर ये क्लासेस करवाई जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। कल जो है इसकी पहली क्लास थी और आपने बहुत ही उस वीडियो को, उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से लाइक किया है और आपका जो है बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। तो आज जो है हमारी ये दूसरी क्लास रहने वाली है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, जो भी बिहार से बीएड कर रहे हैं वो भी लोग पूछ रहे थे क्या सर हम इस वीडियो को देख सकते हैं। आप देख सकते हो क्योंकि जीके जीएस का ही समझो पोर्शन है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर देखिए, पहला है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये क्वेश्चन हमने करवाया है। साथियों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा अंगीकार किया गया या अपनाया गया। ठीक है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया, या अंगीकार कब किया गया, या अंगीकृत कब किया गया। तब आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। दोस्तों, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को दोस्तों पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइएगा। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। प्रयास करेंगे सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। इस सवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों, बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, यानी जिसे आप यूपीएससी बोलते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी ये जो है आपका संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के अंतर्गत आता है। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, ये भी आपका जो है संविधान के अंतर्गत आता है। और भारत का निर्वाचन आयोग, ये भी दोस्तों आपका संविधान के अंतर्गत आता है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये दोस्तों आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो है आप कह सकते हो इसकी स्थापना कब करी गई? 12 अक्टूबर 1993 को दोस्तों भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये आपका एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की घोषणा जो है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, वित्तीय संकट, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। बताएं। चलिएगा, भारत में आपातकाल की घोषणा जो है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा जो है आंतरिक अशांति की परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे आपातकाल की बात करें तो आपातकाल से दोस्तों प्रश्न बनता है पेपर में। अच्छा, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला आपका जो है राष्ट्रीय आपात, जो कि 352 अनुच्छेद के अंतर्गत है। उसके बाद है दोस्तों आपका राष्ट्रपति शासन, जो कि 356 के अंतर्गत है। वित्तीय आपातकाल जो है ये आपका 360 के अंतर्गत दिया गया है। ये तीनों अनुच्छेद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है,
व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत में, फ्रांस में, भारत और फ्रांस में, ब्रिटेन में। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलो भाई, व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। हमने आपसे दोस्तों कई बार जो है इसकी चर्चा करी है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। अच्छा, सभी दोस्त भाई सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए जो है बेहतर क्लासेस, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए भाई जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं और लाइक की संख्या जो है आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। आइए बात करते हैं साथियों, अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका का जो है उच्च सदन कौन सा होता है, हमने कई बार आपको बताया है। उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा जो है ये आपका उच्च सदन होता है। ठीक है भाई। अच्छा, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा संसद के बारे में फिर से जान लीजिए। हमने कई बार चर्चा भी की, एक बार फिर से जान लीजिए जिससे अनुच्छेद आपको याद रहे, क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न बनता है। संसद के दोस्तों आपके कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक होता आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। बात करें लोकसभा की, इसको दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है और संसद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। सवाल आपसे क्या करता है कि व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी दोस्तों उच्च सदन इसमें कौन सा है? आपका राज्यसभा है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर बात करें, अगर आपसे सवाल पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आप कहोगे सर 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इन सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखें। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यवस्थापिका यानी संसद के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है भारत में और फ्रांस में। दोस्तों फ्रांस में जो है उच्च सदन को क्या बोलते हैं? संसद के उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं। क्या? सीनेट बोलते हैं। जैसे भारत में जो है राज्यसभा बोलते हैं, उसी तरीके से फ्रांस में जो है सीनेट बोला जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो भाई, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से जो है किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? बताओ भाई। राष्ट्रपति, पंचायत, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य। जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हो सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव जो है संपादित नहीं करता है? चलो भाई आंसर कर दो सभी प्यारे साथी। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद सदस्य का जो है चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन पंचायत का चुनाव दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? उद्देशिका यानी दोस्तों आप कह सकते हो प्रस्तावना में। चलो, संप्रभु, संघात्मक, समाजवादी, गणतंत्र। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो सवाल नंबर नेक्स्ट का। चलिए भाई जवाब देने का प्रयास करिएगा। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, अगर आप लोग जो है दोपहर को जो 3 बजे जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड की जाती है, अगर आपने अच्छे से करी होगी तो आपको जो है आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। साथियों बात करें भारतीय संविधान की उद्देशिका की, तो इनमें जो है आपका किसका उल्लेख नहीं है? संघात्मक का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया था उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में। और इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? इसमें जो है आपका पंथ निरपेक्ष था, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये शब्द आपके जोड़े गए थे। ठीक है,
याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक का उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में ईवीएम का प्रयोग जो है प्रथम बार कब हुआ, बताओ। चलो भाई जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप लोग आंसर करिएगा। भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार जो है कब किया गया। चलिए, 1998 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहली बार जो है ईवीएम का प्रयोग 1998 में किया गया था। अगला सवाल देखो, इतिहास के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, बताओ भाई। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, इतिहास का जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए भाई साथियों, अगर आप देखोगे इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हेरोडोटस दोस्तों ये यूनान का जो है प्रथम इतिहासकार था। और ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने जो है हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था, बताओ। बिंबिसार के जो है राजकीय वैद्य का क्या नाम था। जीवक, चरक, सुश्रुत और यहाँ पर दिया है चनाल स्वामिन, बताएं। आंसर दे सकते हो सभी दोस्त। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवक। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार का जो राजकीय वैद्य था वो था आपका जीवक। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था, बताओ। आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ के बारे में। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत लूसेंट पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त, बताओ। आंसर दे दो सभी लोग। चलिए प्रयास करिएगा। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, समुद्रगुप्त। साथियों, एक सवाल और आपसे पेपर में पूछता है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है, तब भी आप कहोगे समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है किस वेद से है, बताओ। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और आपका दिया है अथर्ववेद। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है किस वेद से किया गया है। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आपके पास लूसेंट बुक हो तो धीरे धीरे आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। चलिए प्रयास करेंगे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध दोस्तों किस वेद से है, यजुर्वेद से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर बात करें ऋग्वेद की तो यूपी बीएड में एक प्रश्न और पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है आपका, तब आप कहोगे ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है साथियों, एक सवाल और पूछा गया था सामवेद से, उसमें पूछा गया था कि संगीत का आदि ग्रंथ जो है किस वेद को कहा जाता है, तब भी आप कहोगे जो है सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ठीक, अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। कौन सा हड़प्पाई स्थल जो है अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। चलिए, कौन सा हड़प्पाई स्थल जो है अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, लोथल है, कलिबंगा है। चलो भाई प्रयास करो। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल दोस्तों आपसे और पूछता है कि लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। लोथल दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर, भोगवा नदी के किनारे। ये एक प्राचीन स्थल है, आप सभी को पता होगा। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
थर्ड राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों कलिबंगा स्थल की, तो ये भी आपका एक प्राचीन स्थल है। ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। याद रखेंगे इन सभी पॉइंट को। आओ अगला सवाल देख लेते हैं भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? बताओ। 20 रत्ती, 32 रत्ती, 80 रत्ती और यहाँ पर दिया है आपका 100 रत्ती। प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का भार जो है 80 रत्ती था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो 8.5 ग्राम। कितना? 8.5 ग्राम। अगला सवाल देखो भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती थी? रुपया, दिनार, अशरफी, मुहर। बताओ भाई, आंसर कर दो सभी लोग। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, आप सभी से निवेदन है, ठीक है? आपके लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इससे क्या होगा दोस्तों, लाइक करने से हमें कुछ पैसा नहीं मिल जाता या हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, बस इतना होता है कि ये क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचती है। चलो भाई, आंसर कर दो सभी लोग। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रुपया। ठीक है, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जो है जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती थी? रुपया। ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदा, पर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? बताओ, आंसर करो आप लोग। साथियों, भारत के जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है मैंग्रोव, सदा, पर्णी और पर्णपाती वनों का जो है संयोजन मिलता है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सवाल पूछता है कि मैंग्रोव वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, कई बार पूछा गया है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है प्लेट विवर्तनिक से नहीं है? भूकंप, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, महासागरीय धाराओं की दिशा। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है प्लेट विवर्तनिक से नहीं है? दोस्तों, महासागरीय धाराओं की दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? बताओ। चलिए, आंसर दे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? वो है दोस्तों आपकी धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी धूपगढ़। अच्छा दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, पंचमढ़ी के मध्य प्रदेश में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें जो है प्राथमिक चट्टानें हैं? अवसादी, कायांतरित, अग्नेय और यहाँ पर दिया है सरोवरी। बताएं, आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा, कौन सी चट्टानें जो है प्राथमिक चट्टानें हैं? चलिएगा साथियों, अग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भूकंप रचित वृहत ज्वारीय लहर को क्या कहते हैं? बताएं। ज्वारीय लहर, प्रवाह, विशाल लहर, सुनामी। चलिएगा, भूकंप रचित वृहत ज्वारीय लहर को जो है क्या कहा जाता है? साथियों, अंतः सागरीय भूकंप से उत्पन्न वृहत जो ज्वारीय लहर होती हैं इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा जो है प्रतिदिन परिवर्तित होती है? व्यापारिक पवने, मानसूनी पवने, इनमें से कोई नहीं, जल, स्थल, समीरे। बताएं, किस पवन तंत्र के अंतर्गत जो है पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है? जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा, चलिए भाई, जल, स्थल, समीरे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थलीय जलीय समीर जो होता है दोस्तों, इसकी दिशा 24 घंटे के अंदर जो है 2 बार परिवर्तित होती है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग बता सकते हो, आंसर दे सकते हो क्या? चलो भाई,
चलिएगा, यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पर कन्याकुमारी की, तो ये आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। काजीरंगा कहाँ पर है, ये आपका आप सभी को पता होगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका दोस्तों असम राज्य में स्थित है। और सिमलीपाल दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका जो है एक अभ्यारण्य है, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। लेकिन ऊटी जो है दोस्तों ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका कर्नाटक में नहीं है बल्कि ये है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखें, और यहाँ पर दिया है इडय और अहम परा अहम का प्रयोग करने वाले का नाम क्या है, मीड, फ्रायड, हार्टन एवं हंट, कूले। चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, फ्रायड। अगला सवाल देखें, जन्नांकिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है, माल्थस को, निमकॉफ को, गोल्डन, और यहाँ पर दिया है ग्रुआट। चलिए, जन्नांकी का जनक जो है किसे कहा जाता है, चलिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ग्रुआंट। अगला सवाल देखो, ज्ञान मीमांसा जो है क्या है, क्षेत्रीय कार्य है, सर्वे कार्य है, ज्ञान का स्रोत है, क्रिया पद्धति है। बताएं ज्ञान मीमांसा जो है ये आपका क्या है। चलिए साथियों, ज्ञान मीमांसा जो है ये आपका एक दर्शन शास्त्र की जो है एक शाखा है जिसमें ज्ञान के स्रोत की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ज्ञान का स्रोत। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, बताएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, संघीय संरचना, केंद्रीय संरचना, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें आंसर देने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपका क्या है, चलिए भाई साथियों, अगर बात करें पंचायती राज शब्द की तो इसका अर्थ क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। इसका अभिप्राय होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, समाज एक जो है अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है, बताएं समाज जो है एक अद्वितीय वास्तविकता है, ये किसका कथन है, चलिए बताएं किसका स्टेटमेंट है। मैक्स वेबर का, एमिल दुर्खिम का, अगस्त कॉम्ट का, सेंट साइमन का। समाज जो है एक अद्वितीय वास्तविकता है, चलिए ये कथन दोस्तों आपका है एमिल दुर्खिम का। किसका, एमिल दुर्खिम का है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। कौटिल्य यानी जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे आप चाणक्य बोलते हो। और इनकी जो है एक कृति है अर्थशास्त्र, ये भी बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो है कौटिल्य के द्वारा किया गया था। तो साथियों यहाँ पर हमने लगभग जो है 40+ प्रश्नों को कवर किया है। आप लोग बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है, और ये क्लास आपको कैसी लगती है, आप लोग ज़रूर अपना रिव्यू बताएं। कल जो है ये क्लास अपलोड करी गई थी, आपको पहली क्लास थी आर्ट ग्रुप के लिए, और आपने बहुत ज़्यादा मतलब लाइक की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस क्लास को जारी रखा जाए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स था आप सभी का, तो आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। और उसके बाद भाई कुछ लोग कहेंगे सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नहीं हो रही, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको मिलेगा सुबह 11:30 बजे। आपका जो है ये भी क्लास चलती रहेगी, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है, 1-2 दिन गैप पर, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे दोपहर को 3 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।